नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM एंड ASI एग्ज़ाम्स एनालिसिस 2023 के बारे में। जी दोस्तों, 26 फरवरी 2023 को CRPF HCM के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के दोस्तों लगभग 100% क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भेज सकते हैं। क्वेश्चंस आप कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप तुरंत हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF फाइल के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हर दिन का PDF अपलोड हो जाती है, तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना कब शुरू हुई थी या फिर किस राज्य ने शुरू की थी, इसका जो कि ये पूछा गया था। तो सरकार ने इसके जो कि हैबिटेट के विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत को लागू करने का फैसला किया था। ये तमिलनाडु के बजट में पेश किया गया था। तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे इसका राज्य पूछा था कि किस राज्य ने शुरू की थी, तो तमिलनाडु ने ही इसको शुरू की है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है। आलू यट्टू किस मतलब राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड का। बात करते हैं दोस्तों, तो आलू यट्टू जो कि नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। नृत्य जो कि कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्यों में जैसे कि भोटसे जो कि अगुरसी, कुकुकुला, सदल, केकई, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसाल, पट्टू, खम्बा हिम, मयूर नृत्य, रेगमा, मोनो आसो, सीचा और कुकुई कुचो, ये सभी क्या है नागालैंड के नृत्य हैं। तो इनको याद कर लीजिए, थोड़े से अटपटे से हैं लेकिन दोस्तों याद तो करना पड़ेगा। केरल के देख लेते हैं। तो केरल के लोक नृत्य जो कि कैको, टिकली, मुदिएट, संगकाली, ब्राह्मणी, पट्टू, उसके बाद दप्पू, काली, कोलकली और जो कि बटक्कली, ये सभी क्या है केरल के। हरियाणा के देख लेते हैं लोक नृत्य जैसे कि रास लीला, फाग नृत्य, लूर, दाप नृत्य। गोवा के लोक नृत्य देख लेते हैं दोस्तों, तो फुगड़ी, दशावतार, ढालो, गोफ और कुन्फी, ये सभी क्या है गोवा के लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि फगुआ लोकगीत किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कल्याण चौबे बने हैं। उन्होंने वाईचुंग भूटिया को हराया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तूरी वाद्य यंत्र किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बात करते हैं दोस्तों, तो तूरी, बुंगल और पावा गुजरात राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। तूरी, बुंगल, पावा और रावण हत्या, एकतारा और जंतर और मंजीरा और जौंज, पौंट, ड्रम जैसे ताल वाद्य और पवन वाद्य यंत्र गुजरात की लोक ध्वनियों में से सर्वव्यापी हैं। गुजरात लोक संगीत जिसे सुगम संगीत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि बड़ौत, गढ़वी और चरण समुदाय का वंशानुगत पेशा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए दोस्तों। एक प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको बता देते हैं दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसको यूनियन का गठन 1884 में ए.एम. ह्यूम द्वारा किया गया था। कांग्रेस नाम जो है सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दिसंबर 1885 में पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन होने वाला था। वहीं बात करते हैं पुणे में हैजा फैलने के कारण पहली बैठक का स्थान पुणे से बदलकर बॉम्बे कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन और भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी यूनियन का विलय कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC को बनाया गया था। वहीं बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों
A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक जो कि 1884 में थे। कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन A.O. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। ठीक है, वही बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि W.C. बनर्जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि बॉम्बे सत्र 1885 में थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 और गैर हिंदू अध्यक्ष थे। बदरूनी तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में थे। वही बात करते हैं तो दोस्तों जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में थे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में थी। वही बात करते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में थे। JB कृपलानी स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और एक और था दोस्तों यहाँ पे याद करने योग्य है जो कि पट्टाभी सीतारमैया आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार्यकाल 1320 से 1324 तक था। मोहम्मद तुगलक का जो कि 1324 से 1351 ईस्वी था। फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 था। मोहम्मद खान का 1388 ईस्वी था, यानी एक ही साल के लिए हुआ आया था। वहीं बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो कि 1388 ईस्वी इसका भी था। अबू बाकर जो कि 1389 से 90 ईस्वी में था। नसरुद्दीन मोहम्मद जो कि 1390 से 1394 तक था। ठीक है, वहीं बात करते हैं तो हुमायूं जो कि 1394 से 95 ईस्वी तक था। और नसरुद्दीन महमूद जो कि 1395 से 1442 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जो कि इलेक्ट्रिक डबल डेसी, ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ पर लॉन्च हुई थी, तो ये मुंबई में लॉन्च हुई थी दोस्तों। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1920 से 1922 तक कौन सा आंदोलन चला था, तो असहयोग आंदोलन चला था। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भागीदारी शामिल थी। आंदोलन को अहिंसक होना था और भारतीयों को अपनी उपाधि का त्याग करना था। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी वस्तुओं और चुनाव का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया था, जहां थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने महसूस किया कि असहयोग आंदोलन कई जगहों पर हिंसा में बदल रहा है और सभी सत्याग्रहियों को जन अहिंसा आंदोलन के लिए ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 4 कारणों से शुरू किया था। जैसे कि मैं बता देता हूँ चारों कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में परिणामी पंजाब अशांति पूरे पंजाब क्षेत्र में हुआ था, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष 1919 में, रॉलेट एक्ट 19 जो कि हुआ था, खिलाफत आंदोलन। इस प्रकार महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
वही बात करते हैं दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन 1922 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जैसे कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने असहयोग आंदोलन के विचार का एक मुक्त विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। एक प्रश्न आया था कि केंद्रीय बजट 2021-22 किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अभी दोस्तों वर्तमान में भी 23-24 का भी बजट निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। दोस्तों आपसे क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं सभी चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। यह महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम से सुरक्षा की प्रत्याभूति देते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अगर मानव बाल श्रम से पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 23 आप कर सकते थे। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अगर कारखानों से रिलेटेड पूछा होगा तो अनुच्छेद 24 कर सकते हैं। एक बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, मतलब 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को आप जो कि काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता, जिसमें राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या फिर भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध किया गया था। वही बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, तो उपाधियों का उन्मूलन, जिसमें राज्य द्वारा कोई उपाधि सैन्य या फिर शैक्षणिक विशिष्टता नहीं होने के कारण प्रदान की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, वही बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 के तहत जो कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंध की आवश्यकता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। एक प्रश्न आया था कि चारु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुंदर, बृहस्पति, मनोहर, केसर, प्रिय, कुमकुम इत्यादि जो कि चारु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तुषार का पर्यायवाची शब्द पूछा था ओस, निहार, तुहिन, निशाजल, शीत, शबनम, कर्ण, पाला, हिम, इसको बर्फ भी कह सकते हैं, बर्फ भी होगा दोस्तों, इत्यादि होते हैं। एक प्रश्न आया था कि समझ के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, ऐसे था सम्मुख, प्रत्यक्ष, सामने, तूल जो कि तुलम, तूल, आमने सामने, प्रकट, उत्पन्न, प्रत्यक्ष, व्यक्त, स्पष्ट, वर्तमान, आगोपन, आगे, सीधे, पेश पूर्व, अगाड़ी, प्रत्यक्ष, साक्षात, सुरमय, चाक्षुष, दृश्यमान, सुंदर, प्रकट, स्पष्ट, मनोहर, दृष्टिगोचर, चित्रवत, अभिव्यक्त, मौजूद, समीप, विद्यमान, उपस्थिति, हाजिर, रूबरू, उन्मुख, अभिमुख इत्यादि जो कि समझ का पर्यायवाची शब्द होगा। एक वैसे ही प्रश्न और था दोस्तों कि भीरू के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, तो डरपोक, सियार, कायर, बाघ, गीदड़, कन खजूरा, डरपोक इत्यादि जो कि भीरू के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। एक प्रश्न हर्षवर्धन से रिलेटेड आया था दोस्तों, हर्षवर्धन से रिलेटेड मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूं, कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा था। हर्षवर्धन का कार्यकाल जैसे कि 590 से 647 ईस्वी तक चला था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान हेन तोसांग ने भारत का दौरा किया था। हेन तोसांग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि हेन तोसांग या फिर जुआन जंग एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो कि चीन के शुरुआती तांग काल के हैं। उनका जन्म जो कि हेनान प्रांत में हुआ था, वह मूल रूप से पहले के चीनी भिक्षुओं, विशेष रूप से फागान द्वारा प्रदान की गई अधूरी और गलत सूचनाओं को सुधारने में रुचि रखते थे। उनके काम का शीर्षक जर्नी टू द बेस्ट यानी CU की था।
हुआन त्सोंग ने भारत मध्य एशिया मार्ग का अनुसरण किया और उत्तर में कश्मीर से पश्चिम में सौराष्ट्र और बल्लभी पूर्व से कमरूपा और दक्षिण में मालाकोटा का दौरा किया था। वह विभिन्न मठों में रहे और उस समय के विद्वानों के संपर्क में आए। कामरूप का हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के कामरूप का हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के साथ उनका जुड़ाव उनके काम के लिए विशेष महत्व रखता था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में हम्पी और मैसूर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तत्व Z बराबर 120 को आवर्त सारणी के किस परिवार में रखा जाएगा? तो क्षारीय पृथ्वी धातु के परिवार में इसको रखा जाएगा। इससे रिलेटेड दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि मोजले द्वारा दी गई हमारी आवर्त सारणी और कुल 7 आवृत्त 36 रूप और जो कि 18 समूह लंबवत होते हैं। ब्राह इलेक्ट्रॉनों की नियुक्ति के आधार पर उन्हें आगे से जो कि SPD और F ब्लॉक में विभाजित किया गया है। समान ब्लॉकों से संबद्ध तत्व उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो S ब्लॉक तत्व के 1 और 2 के समूह में निहित है। P ब्लॉक तत्व जो कि 13 और 18 समूहों के हैं। समूह संख्या जो कि 3 से 12 से D और F ब्लॉक तत्व मध्य में स्थित हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद कीजिएगा। स्पष्टीकरण बता देते हैं, जैसे कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। एक समूह के सदस्यों को क्षार धातु कहा जाता है, दूसरे समूह के सदस्यों को क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है, समूह 17 के सदस्यों को हैलोजन कहा जाता है और समूह के 18 सदस्यों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तालिका का अंतिम सदस्य समूह 18 में निहित है। यदि परमाणु संख्या 119 के साथ एक तत्व हो तो इसे समूह 1 में रखा जाएगा। परमाणु संख्या 120 के साथ अगला तत्व तब दूसरे समूह में रखा जाएगा और इसे क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाएगा। इस प्रकार तत्व Z बराबर 120 आवर्त सारणी में क्षारीय पृथ्वी परिवार में रखा जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय पृथ्वी परिवार। एक प्रश्न आया था कि सूडान में शांति स्थापित के लिए किस देश ने महिला फोर्स को भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे 3rd शिफ्ट के मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग भेजिएगा। ऑल शिफ्ट का वीडियो जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।